नमस्कार सभी को, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। एक बार कंफर्म करके बताइए आप लोगों को आवाज़ आ रही है। श्रद्धा, माई क्राफ्टी आइडियाज़, राधे राधे, गीता, उर्मिला, अनीता, सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। एक बार कंफर्म करके बताओ आप लोग कि सर हमें ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आज हमें कल जो हमने बात करी थी उसी के आगे आज की क्लास को बढ़ाते हैं। कल मैं आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र पढ़ा रहा था, या मैंने आपको ये बोला था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र या इसकी प्रकृति कैसी है ना। तो मैं प्रोफेसर कीन्स ने बोला है कि भाई अगर आपको अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के क्षेत्र जानना है। जी सर जी, क्लियर है, वेरी गुड अमित। तो मैंने आपको बोला था कि प्रोफेसर कीन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीन तत्वों को शामिल किया है। तीन तत्वों को शामिल किया है और हमने सबसे पहला तत्व देखा था कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो पहला तत्व है वो है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीन तत्वों को शामिल किया जाता है, ऐसा प्रोफेसर कीन्स बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा है? तो ऐसा प्रोफेसर कीन्स बोल रहे हैं। ये आपके वर्ग 1 के अर्थशास्त्र के डेमो चल रहे हैं। हेमा जी वेरी गुड इवनिंग, आप इनको देखकर एप्लीकेशन पर कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक, तो तीन तत्वों का समावेश, पहला तत्व इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या विषय वस्तु को मैं क्या बोल सकता हूं? विषय सामग्री, है ना। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री, पहला तत्व तो इन्होंने ये बोला है। दूसरा तत्व इन्होंने बोला है अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव, अर्थशास्त्र का नेचर कैसा होता है। इसके संबंध में मैंने आपको कल बोला भी था कि कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कला है अर्थशास्त्र, और कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, और कुछ बोलते हैं कला और विज्ञान दोनों हैं। तो इसके संबंध में पक्ष में भी तर्क दिए गए हैं और विपक्ष में भी तर्क दिए गए हैं। हम डिटेल में आज जानेंगे इनको, है ना। आगे जब मैं बढ़ा तब मुझे ये मिला कि अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, अन्य विज्ञानों के साथ संबंध क्या है अर्थशास्त्र का। मैंने आपको बोला भी था कि सैमुअल्सन एक व्यक्ति है और सैमुअल्सन ने बोला है कि सामाजिक विज्ञान की रानी है अर्थशास्त्र, है ना। एक व्यक्ति का नाम आप लोग याद रखिएगा कि सैमुअल्सन महोदय ने यह बोला है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की रानी है, या हम बोल सकते हैं क्वीन ऑफ सोशल स्टडीज इकोनॉमी, है ना। क्वीन ऑफ सोशल स्टडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इकोनॉमी को जाना जाता है। और ये सैमुअल्सन जो थे, इन्होंने विकास आधारित अर्थशास्त्र की परिभाषा भी दी है, हमने ये भी देखा है। तो ये चीजें थी, और इसमें हमने सबसे पहले, अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की, अगर मैं सबसे पहला पॉइंट देखता हूं अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री, तो मैं अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में, मैं बोल रहा हूं बार बार कि विषय वस्तु को विषय सामग्री बोला जा सकता है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको 5 तरीके की विषय वस्तु बताई है। अगर सबसे पहला बोला जाए तो मैंने आपको पढ़ाया है उपभोग, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरे नंबर पे मैं चर्चा कर रहा था उत्पादन की, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। आज मैं तुमसे बात करने वाला हूं किस पर? विनिमय पर, एक्सचेंज पर बात करूंगा, है ना। और इसके बाद जो मुझे बातें करनी है, विनिमय के बाद जो है आपका क्या जाएगा? वितरण आ जाएगा। और वितरण के बाद जो है सर आपका आ जाएगा राजस्व। ऐसे हम बोल सकते हैं पब्लिक फाइनेंस, इसे हम बोल सकते हैं पब्लिक फाइनेंस। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में 5 चीजें आती हैं। कंजम्पशन आता है, प्रोडक्शन आता है, एक्सचेंज आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और पब्लिक फाइनेंस आता है। ठीक है सर। अब मैं अगर उपभोग पर चर्चा करता हूं, थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी दे रहा हूं, है ना। मेरी क्लास में बार बार बफरिंग हो रही है, नेटवर्क इशू है सर। उपभोग की या कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं, उपभोग की, तो मैंने बोला है कि भैया उपभोग जो है ये मेन काम उपभोग का ही है। क्योंकि जब तक हम कंजम्पशन नहीं करेंगे, जब तक हम उपभोग नहीं करेंगे, तब तक ना तो उत्पादन होगा,
ना ही विनिमय होगा, और ना ही आपका क्या होगा तो वितरण होगा, और ना ही राजस्व की बात होगी। तो मैंने बोला था आदि व अंत कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। तो अगर कभी भविष्य में ये बोला जाए कि अर्थशास्त्र का आदि व अंत, तो अर्थशास्त्र का आदि व अंत दोनों कहा जाता है। अर्थशास्त्र का आदि व अंत दोनों कहा जाता है, किसे? उपभोग को। यह पॉइंट याद रखना है कि अर्थशास्त्र का आदि भी है और अंत भी है ना। क्योंकि बिना उपभोग के क्या क्या नहीं होगा? बिना उपभोग के ना तो उत्पादन, ना ही आपका विनिमय, और ना ही वितरण होता है, और ना ही वितरण होगा, और ना ही वितरण जैसी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होगी, ना ही वितरण जैसी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होगी। अपनी भाषा में पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। ना ही वितरण जैसी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होंगी। मतलब जो मैंने समोसा वाला एग्जाम्पल दिया था वो आपको यहां पर याद रखना है। वो आपको यहां पर याद रखना है कि भैया समोसा का उपभोग करूंगा तब समोसा का उत्पादन होगा, और उस समोसा बनाने वाले जो लोग हैं, दुकानदार है या उस पर काम करने वाले श्रमिक हैं, प्लेट धोने वाला जैसा एग्जाम्पल दिया था, समोसा बनाने वाला कारीगर को भी हमने पेमेंट किया था, तो ये सब वितरण होता है। और विनिमय का मैंने बोला था, विनिमय मतलब क्या कि एक हाथ से तुमने उसको पैसा दिया और एक हाथ से तुमने उससे समोसा लिया, तो एक्सचेंज हुआ है। तुम्हारे पास समोसा आया है और तुमने सामने वाले को उसके बदले में मुद्रा दिया है, तो इसलिए लेन देन हुआ है, इसलिए हमने उसको विनिमय बोला है। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे सवाल आएगा मन में कि ये उपभोग क्यों करना है, तो मैं ये बोलूंगा व्यक्तिगत व सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, व्यक्तिगत व सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुझे पर्सनल भी कुछ नीड्स हो सकती हैं और ग्रुप्स के लोगों को मेरे कुछ नीड्स हो सकती हैं। तो अगर मैं उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं तो मुझे वस्तु को खरीदना भी पड़ेगा और उस वस्तु को कोई बेच रहा होगा। यहां पर वस्तु के साथ साथ सेवा हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सेवाएं दे रहा हूं और उसके बदले में आप मुझे पैसे दे रहे हो। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। अब मैं बोलूं कि आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता किसकी है, तो तुम बोलोगे वस्तु या सेवाओं के उपभोग से संतुष्टि मिलती है। वस्तु व सेवाओं के, ये आ गया शब्द जिसको हमने चाहिए, उपभोग से क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। और संतुष्टि मतलब कोई वस्तु कितनी किसके लिए उपयोगी है, ये उसकी इच्छा पर मैटर करता है। तो मैंने बोला है उपभोक्ता क्यों आवश्यक है, तो इसका जवाब यहां से आ गया। और उपभोग किसका करना है? उपभोग किसका करना है? तो वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग से संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है। सर भूख लगी है, खाना खाना है, संतुष्टि मिली। सर प्यास लगी है, पानी पीना है, संतुष्टि मिली। तो प्यासे के लिए पानी जरूरी है और भूखे के लिए खाना जरूरी है। यहां पर जरूरी मतलब उपयोगी। तो हर व्यक्ति की यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है, हर व्यक्ति की उपयोगिता अलग अलग हो सकती है, जो जिसको पसंद हो। बच्चे को चॉकलेट्स पसंद होंगी, बच्चे को आइसक्रीम पसंद होंगी, तो वो उसके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। तुम्हारे लिए अभी अर्थशास्त्र उपयोगी है क्योंकि तुम्हारा दिसंबर में पेपर है। ठीक है सर, हम इतनी बात समझ गए। अगर उपभोग समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दो कि हाँ सर हमें उपभोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कल भी आपने हमें बताया था एग्जाम्पल के साथ में। अब मैं उत्पादन पर चर्चा करूंगा। अब मैं आपसे उत्पादन पर चर्चा करूंगा कि उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। उत्पादन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन बोलेंगे। तो उत्पादन क्या है? जैसे मैं बोलूं कि भाई ब्रेड बनाने की क्रिया, कल हमने एक एग्जाम्पल के साथ इसको सेट किया था। जैसे मैंने बोला ब्रेड बनाने की क्रिया, तो ब्रेड बनाने की क्रिया क्या है? एक उत्पादन है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना। मैंने यहां पर केवल एक एग्जाम्पल लिखा है, ब्रेड बनाने की क्रिया, ब्रेड बनाने की क्रिया। अब यहां पर मेरे पास ब्रेड डायरेक्ट तो आएगा नहीं,
गेहूं होगा सबसे पहले, तो गेहूं से मैं आटा बनाऊंगा और आटे से मैं ब्रेड बनाऊंगा। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है, ब्रेड है या आटा है या गेहूं है, बताओ। मैं डायरेक्ट कंजम्पशन किसका कर सकता हूं, क्या मैं आटे का डायरेक्ट कंजम्पशन कर सकता हूं, क्या मैं गेहूं का डायरेक्ट कंजम्पशन कर सकता हूं, क्या मैं ब्रेड का डायरेक्ट कंजम्पशन कर सकता हूं? तो जवाब होगा कि सर डायरेक्ट कंजम्पशन तो आप ब्रेड का कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा उपयोगी क्या होगा, ब्रेड होगा। अब मैंने आपसे पूछा गेहूं महंगा बिकेगा या आटा महंगा बिकेगा या ब्रेड महंगा बिकेगा, तो तुम जवाब दोगे कि सर ब्रेड महंगा बिकेगा। तुम जवाब दोगे कि सर ब्रेड महंगा बिकेगा। तो मैं यहां पर यह लिख सकता हूं कि उत्पादन क्यों कर रहा हूं, तो वस्तु एवं सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि के लिए, सेवाओं की उपयोगिता में, यूटिलिटी में वृद्धि के लिए, उपयोगिता में वृद्धि के लिए। एक तो उत्पादन इसके लिए करते हैं कि वस्तु एवं सेवाओं की जो उपयोगिता है ना, वस्तु एवं सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए। और अगला मैं ये बोल सकता हूं कि वस्तु एवं सेवाओं की मूल्य वृद्धि के लिए, वस्तु एवं सेवाओं की मूल्य वृद्धि के लिए, है ना। गेहूं महंगा बिक रहा था, ब्रेड है ना, गेहूं से महंगा आटा बिक रहा है, आटा से महंगा ब्रेड बिक रहा है। तो गेहूं का रूप परिवर्तित हुआ, और गेहूं का रूप परिवर्तित होने के बाद तो उसके मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि, क्योंकि अब गेहूं नहीं रहा, अब वो ब्रेड बन गया है। वस्तु एवं सेवा की उपयोगिता बढ़ गई है, ब्रेड ज्यादा लोग मांगेंगे। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं, ब्रेड की डिमांड ज्यादा होगी, हम उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। गेहूं खाने से, आटा खाने से संतुष्टि नहीं मिलेगी, ब्रेड खाने से, सैंडविच खाने से संतुष्टि मिलेगी, है ना। अब मैं अगर मान लो इस ब्रेड का सैंडविच बना दूं, अगर मैं इस ब्रेड का सैंडविच बना दूं, तो भी मैंने इसके मूल्य में वृद्धि कर दी है। अब उसमें मुझे उसका बेस भी बनाना पड़ेगा, आलू डालना पड़ेगा, चीज डालना पड़ेगा, पनीर डालना पड़ेगा, सॉस डालना पड़ेंगे, मसाले डालना पड़ेंगे, तो सैंडविच ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो वस्तु एवं सेवाओं की मूल्य वृद्धि उत्पादन से होती है, हाँ। वस्तु एवं सेवाओं की उपयोगिता उत्पादन से बढ़ती है, हाँ। ब्रेड बनाने की क्रिया क्या कर रहे हो, उत्पादन कर रहा हूं सर, उत्पादन कर रहा हूं। मैंने बोला कि तुमने गेहूं से आटा बनाया, तुमने गेहूं से आटा बनाया, आटे से तुमने ब्रेड बनाया, तो तुमने डायरेक्ट बना लिया क्या, तुम बोलोगे नहीं सर, इसके लिए तुमने 5 साधनों का इस्तेमाल किया, है ना। इसके लिए तुमने 5 साधनों का इस्तेमाल किया। अब ये 5 साधन कौन कौन से हैं, ये 5 साधन कौन कौन से हैं? सबसे पहला श्रम, सैंडविच बनाया है या ब्रेड मान लो बनाई है, तो कुछ वर्कर काम कर रहे होंगे, उन्होंने लेबर वाला काम किया होगा। इसके अलावा श्रम के अलावा पूंजी, अब मुझे कुछ मशीन वगैरह लेनी पड़ी होगी रोस्टर करने के लिए, रोस्ट करने के लिए। पूंजी के बाद आ जाएगा आपका भूमि, मतलब कोई जहां पर मैं मशीनें रखूंगा, दुकान लगाऊंगा, वो भूमि तो होगी, उसका किराया भी देना पड़ेगा, है ना। और एक संगठन होगा, एक संगठन होगा, और मेरे पास एक जो मैं लगा रहा हूं, मान लो मैंने एक क्या किया है, सैंडविच की दुकान खोली है। सैंडविच बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, बिकेंगे तो फायदा होगा, नहीं बिकेंगे तो नुकसान होगा। अगर मैं अच्छा टेस्ट मेंटेन करूंगा तो बेचूंगा, और अगर मैं अच्छा टेस्ट मेंटेन नहीं करूंगा, हाइजीनिक नहीं रहेगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, मेरे सैंडविच से अगर लोग बीमार पड़ेंगे तो कौन कोई खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो उद्यमी के पास जोखिम होता है, इसके पास जोखिम वहन करने की क्षमता होती है। ये रिस्क में सैंडविच की दुकान खोल रहा है, बिकेगा तो फायदा होगा और नहीं बिकेगा तो नुकसान होगा, क्योंकि बेचारा जो वर्कर है, जो काम करने के लिए मजदूर आ रहा है, इसको तो मजदूरी देनी पड़ेगी। श्रमिक को पारिश्रमिक तो देना पड़ेगा, पारिश्रमिक मतलब मजदूरी। मैंने जो पूंजी ली है उसका ब्याज तो मुझे देना पड़ेगा, मैंने बैंक से लोन निकलवाया था सैंडविच की दुकान खोलने के लिए। और अगर मैं भूमि की बात करता हूं तो भूमि का मुझे क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, है ना। क्लियर चल रही है सर जी अभी क्लास, ठीक है ना। एक बार आप रिफ्रेश करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। क्या है कि नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। श्रम, पूंजी, भूमि, साहस और संगठन,
जो आप साहस बोल रहे हो, इस उद्यमी की जगह पर मैं साहस लिख सकता हूं, उद्यमी की जगह पर साहस लिख सकता हूं, क्योंकि अगर ये साहसी व्यक्ति नहीं होता तो ये रिस्क क्यों लेता। ये साहसी है तभी ये रिस्क ले रहा है, ये साहसी है तभी तो ये रिस्क ले रहा है। अगर ये साहसी नहीं होता तो रिस्क काहे को लेता, सैंडविच की दुकान काहे को खोलता। इसके अंदर जोखिम वहन करने की क्षमता है। इसे पता है कि अगर नुकसान भी होगा तो आगे चलकर फायदा होगा। कुछ दिन मेरी दुकान नहीं चलेगी लेकिन आगे चलकर चलेगी। वर्ग 2 का परफॉर्मेंस देखा, वर्ग 2 में हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके पहले वर्ग 3 में किया, तब तो तुम अपना ट्रस्ट जो है वो तांडव क्लासेस पर वर्ग 1 के लिए दिखा रहे हो, अपना इंटरेस्ट वर्ग 1 के लिए दिखा रहे हो। अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें वर्ग 1 में, है ना। मतलब आप लोगों ने अच्छा प्रेम दिया, अच्छा मतलब सपोर्ट किया, अच्छा समर्थन किया कि नहीं सर, है ना। आप लोग लास्ट तक टिके रहे हमारे साथ में, तो उसका हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। किसी को बेवकूफ बनाकर, है ना, आप उससे प्रेम की कामना नहीं कर सकते। बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। एक बार बना लोगे, दोबारा बना लोगे, लेकिन बार बार बनाओगे तो वो समझ जाएगा। तो मेरी बात वही है कि भाई उसके अंदर जोखिम वहन करने की क्षमता है। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। और मैंने कल बोला भी था कि भैया तुम्हारे पास खूब बाप दादाओं का पैसा है, पैसा है खूब बाप दादाओं का, लेकिन वो काम नहीं आएगा। तुम्हारा बैंक का पैसा ही इसमें मैटर करेगा। मतलब अर्थशास्त्र हमेशा यह बोलता है कि अगर आपकी खुद की पूंजी है, जैसे मैंने मान लो 1 लाख रुपए निकाला अपना व्यापार करने के लिए, मैंने अपने पिताजी से 1 लाख रुपए लिया, तो जब मैं लाभ का वितरण कर रहा हूंगा, जब मैं लाभ को बांट रहा हूंगा, तो मैं पिताजी को 1 लाख का 1% के हिसाब से हर महीने 1,000 रुपए भेजूंगा कि ये पापा मैंने आपसे पैसा लिया था, और बैंक से अगर मैं ये पैसा लेता तो मुझे 1,000 रुपए हर महीने उसको ब्याज के तौर पर देना पड़ता। तो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये नियम अर्थशास्त्र में है, पूंजी का हमेशा ब्याज देना पड़ेगा। भले ही मैंने अपने पापा से पैसा लेके सैंडविच की दुकान को खोला है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पापा की ही दुकान थी, पापा ने बोला बेटा तुम चला लो, लेकिन मैं अगर मार्केट में जाऊंगा तो मुझे वो दुकान 10,000 रुपए महीने की मिलेगी, तो मैं फिर पापा को हर महीने 10,000 रुपए दुकान का किराया भी दूंगा। मैंने किराया दिया है, मैंने उनके पैसे का ब्याज भी उनको दे दिया है, और मेरे यहां पर जो लेबर काम कर रही है, जो सैंडविच बना रही है, मैं तो केवल गद्दी पर बैठता हूं और गद्दी पर बैठकर कस्टमर डील करता हूं। कस्टमर आता है, मैं उसको टोकन देता हूं कि भैया ये आपका टोकन रहा। 150 रुपए का सैंडविच है, उसने मुझे 150 पे करे, मैंने लड़के को ऑर्डर दिया कि भैया ये सैंडविच बनाकर दो इसको, वो दे देगा जो भी उसको चाहिए होगा, चीज चटनी चाहिए, चीज पनीर चाहिए, जो भी उसको चाहिए। तो मुझे पारिश्रमिक भी देना पड़ेगा जो लड़के मेरे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो लड़के जो काम कर रहे हैं उनका मैंने वेतन दिया, उनकी मजदूरी दी, उनका पारिश्रमिक दिया। मैंने अपने पिताजी से जो 1 लाख रुपए लिया था उसका मैंने उनको ब्याज दिया। मैं पिताजी की दुकान पर बैठ रहा हूं, मैंने उनको 10,000 रुपए उनका रेंट भी दिया। इसके बाद जो मेरा बचेगा, अगर मैं मान लो सैंडविच बना भी रहा होता और मैंने किसी लड़के को नहीं रखा होता, तो मैं उसमें अपनी मजदूरी को निकालता कि मान लो मैं एक लड़के को रखता तो उसको मैं 5,000 का महीना देता, तो 5,000 मैं वो पहले निकालूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा कितना प्रॉफिट हो रहा है, फिर उसके बाद देखूंगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं विनिमय पढ़ाऊंगा, एक्सचेंज पढ़ाऊंगा। है ना। ये सारी चीजें आपको अपने हिसाब से नहीं समझना है, कोई सी भी चीज आपको अर्थशास्त्र की भाषा में पढ़ना है, सारी चीजें, है ना। अब मैं आपसे बात करता हूं तीसरे पॉइंट, विनिमय पर। विनिमय ना सुन के इसको एक्सचेंज सुनो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्सचेंज को मान लो आप अपनी भाषा में थोड़ी देर के लिए लेन देन समझ लो, ठीक है सर। बोलते ना कि हमने ये एक्सचेंज किया, हाँ ठीक है। पहले चलता था बार्टर सिस्टम, पहले चलता था बार्टर सिस्टम, और इस बार्टर सिस्टम को आप लोग अपनी भाषा में बोलते थे वस्तु विनिमय। बार्टर मतलब वस्तु विनिमय और सिस्टम मतलब हो गया प्रणाली। तो बार्टर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब विनिमय का मतलब होता है लेन देन, तो काय का लेन देन, तो वस्तु का लेन देन। समझना, इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो वस्तु
और विनिमय को मैंने क्या बोला है, लेन देन। तो वस्तुओं का लेन देन, मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, वस्तुओं का लेन देन। अब वस्तुओं का लेन देन कैसे, प्राचीन समय में, बहुत पहले की बात है, जब सिंधु घाटी सभ्यता चलती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन चलता था, मतलब वही करीब 2500 बीसी से 1750 बीसी की बात कर रहा हूं मैं। तो जब प्राचीन समय में क्या होता था, जैसे ये वस्तु है, वस्तु या सेवा, मैं भी पहले वस्तु देख लो, है ना। एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसके पास चावल है, या इसके पास मान लो गेहूं है, गेहूं है, और ये चाहता है कि अपने घर में ये आलू टमाटर का सब्जी बनाए, बढ़िया मसाले वाला। ये अपने घर में आलू टमाटर का सब्जी बनाना चाहता है और चपाती बनाना चाहता है। इससे आसान कुछ भी भाषा नहीं हो सकती, इससे आसान कुछ भी भाषा नहीं हो सकती, याद रखिएगा ये बात। प्राचीन समय में क्या होता था, एक व्यक्ति और एक दूसरा व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये बोलता है नहीं मैं तो चावल बनाऊंगा, है ना, चावल बनाऊंगा, और नहीं ये क्या कर रहा है, चावल, और ये भी क्या करना चाह रहा है, आलू टमाटर की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी व चपाती बनाना चाहता है अपने घर में। इन भाई साहब के पास गेहूं था, इन भाई साहब के पास आलू टमाटर है, इन भाई साहब के पास आलू टमाटर है ना। अब भैया ये जिसके पास गेहूं है, गेहूं वाला गया इनसे, बोले क्यों तुम्हारे पास आलू टमाटर है क्या, तो ये बोला हाँ। तो इसने बोला तुम्हें क्या चाहिए, इसने बोला गेहूं चाहिए। तो इसने इसको क्या दे दिया, गेहूं दे दिया। तो इसको भी तो कुछ चाहिए पड़ेगा, हाँ, तो इसने इसको क्या दे दिया, आलू टमाटर दे दिया। तो दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, हाँ। दोनों की आवश्यकताएं जब सेम हो, जब दोनों की आवश्यकताएं सेम हो, जब दोनों की आवश्यकताएं समान हो, दोनों की आवश्यकताएं समान हो, है ना। मतलब कहने का कि भैया इसको क्या चाहिए था, गेहूं चाहिए था, और इसको, इसके पास क्या है, आलू टमाटर, तो इसको क्या चाहिए था, आलू टमाटर चाहिए था। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो इस तरीके के सिस्टम को बोला जाता था बार्टर सिस्टम। अब मान लो कोई सेवा है, यह है कि वस्तु या सेवा के बदले या तो मैं वस्तु दे दूं या सेवा दे दूं, या मैं बोलूं किसी सेवा के बदले वस्तु दे सकता हूं, हां, कोई वस्तु के बदले सेवा दे सकता हूं, हां, वस्तु के बदले वस्तु दे सकता हूं, हां, सेवा के बदले सेवा दे सकता हूं, हां। तो अगर इन चीजों का एक्सचेंज होता है, सेवा के बदले वस्तु का, वस्तु के बदले सेवा का, वस्तु के बदले वस्तु का, सेवा के बदले सेवा का, तो इस सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। जो पानी भरने का काम कर रहा है, कोई है जो पानी भरने का काम कर रहा है, ठीक है, कोई है जो अब जैसे इसने पानी भरा अपने घर में, तो अपन ने उसको दिवाली में कपड़े दे दिए, साल भर वो अपने घर में पानी भरता है, कुएं से पानी लाता है। कहार जाति के लोग पहले ऐसा किया करते थे। जब हम अपने मामा के यहां जाते थे तब हमने ऐसा देखा है कि मामा के यहाँ पे पानी भरने के लिए लोग आते थे, तो फिर उनको साल में जब दिवाली होता है, होली होता है, रक्षाबंधन होता है, उनको पारिश्रमिक हर महीने तो दिया ही जाता है। तो उनको मान लो अनाज दे दिया, उनको घर वालों को त्योहारों में कपड़े दे दिए, त्योहार में बोनस मिलता है ना कंपनियों में, ऐसे ही उनको त्योहार में अवश्य मिठाई दे दी, बच्चों के लिए पटाखे दे दिए। हर महीने हम उनको कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। वो हमारी क्या कर रहे हैं, पानी भरकर सेवा कर रहे हैं, ठीक। हम उनको बदले में क्या दे रहे हैं, अनाज, गेहूं, चावल, उनका साल भर का राशन दे रहे हैं। किसी से वस्तु का एक्सचेंज कर लो, किसी से सेवा का एक्सचेंज कर लो। तो सेवा की है तो बदले में वस्तु ली है,
यहां पर किसी ने वस्तु, जैसे आप मुझे कोई चीज दो, जैसे आप देखना कि टीचर होते थे, टीचर पहले पढ़ाने जाते थे तो उनको उपहार स्वरूप कुछ दे दिया जाता था। तो जैसे वस्तु दी है और बदले में सेवा ले ली है, वस्तु के बदले में सेवा ले ली है, वस्तु के बदले में वस्तु ले ली है, सेवा के बदले में सेवा ले ली है, सेवा के बदले में सेवा ले ली है। तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तो सेवा के बदले में सेवा हो गया। कि तुम मुझे फिजिक्स पढ़ा दो, मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, ऐसा सेवा के बदले में सेवा हो गया, है ना। मेरी बात इतनी समझ में आई, वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आई। अब इसमें होने लगी दिक्कत, वस्तु विनिमय प्रणाली में आ गए दोष। मान लो किसी को कोई वस्तु, जैसे अब ये जरूरी थोड़ी है कल के दिन ये बोलेगा मुझे तो राजमा राइस खाना है, कल के दिन ये भाई साहब बोलेंगे कि मुझे राजमा चावल खाना है। अब राजमा चावल खाना है, इन भाई साहब के पास चावल है, मान लो राजमा नहीं है। अब राजमा ढूंढने के लिए दिक्कत होगी कि नहीं होगी? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास राजमा हो? या फिर ये भाई साहब बोल रहे मुझे छोले चावल खाना है, तो चावल तो है इनके पास, अब छोले इन्हें चाहिए, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि भैया किसके पास छोले हैं। तो छोले और राजमा उदाहरण के तौर पर दिक्कत जाने लगी। तो वस्तु विनिमय में थोड़ा सा दोष उत्पन्न हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्याएं उत्पन्न हुई, वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्याएं आई, समस्याएं सामने आई। जब वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्याएं सामने आई तो फिर हमने क्या किया? जब वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्याएं सामने आई, और ये समस्याएं सामने आई है, क्यों आई है? क्योंकि लोगों की आवश्यकताओं में समानता नहीं थी, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं असमान थी, या लोगों की आवश्यकताओं में समानता नहीं थी, लोगों की आवश्यकताओं में समानता नहीं थी, सिमिलरिटी नहीं थी। पहले ऐसे ही होता था, हाँ। तो लोगों की आवश्यकताओं में समानता नहीं थी, इसीलिए मुद्रा को विनिमय का साधन या माध्यम अपना, मुद्रा को विनिमय का माध्यम, मुद्रा को विनिमय का माध्यम माना गया। मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में या साधन के रूप में अपनाया गया। ये एक शॉपकीपर है, ये इसकी दुकान है, और इस दुकान में ये बैठा भी है, ये बैठा है, हंस रहा है। दुकान थोड़ी सी अच्छी सी बना लो। ये दुकान है, ठीक है, और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसके पास पैसे हैं, मुद्रा है, और ये इससे क्या ले रहा है? वस्तु ले रहा है। ये इससे क्या ले रहा है? वस्तु ले रहा है। ये इससे वस्तु ले रहा है। ये तांडव है, ये तुम लोग हो, ये तांडव क्लासेस है, इसमें वर्ग 1 का कोर्स मिल रहा है। तुमने डिमांड करी, तुमने पैसा दिया, मुद्रा दी तुमने, और तुम्हें यहां से क्या मिल गया? कोर्स मिल गया। काय का? वर्ग 1 का, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, जो भी तुम्हें चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है? सेवा का विनिमय हो रहा है, सेवा का लेन देन हो रहा है, सेवा का विनिमय। तुमने पैसा दिया है, हाँ, मैं तुम्हें सेवाएं दे रहा हूं, हाँ। यहां पर क्या हो रहा है? वस्तु का विनिमय हो रहा है, यहां पर वस्तु का विनिमय हो रहा है। कैसे? तुमने मुद्रा दी है, मैंने तुम्हें वस्तु दी है, मैंने तुम्हें वस्तु दी है, वस्तु के तौर पर मान लो ब्रेड दिया है। और ये भाई साहब कौन है? ये दुकानदार है। दुकानदार ना लिखकर मैं इसको व्यापारी लिख देता हूं, है ना। और ये कौन है? तो ये आप बोलोगे ये ग्राहक है, जैसे हम कस्टमर बोल सकते हैं। तो ये चीजें वर्तमान में चल रही हैं, है ना, ये चीजें वर्तमान में चल रही हैं। नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, है ना, और लाइट नहीं है, आंधी तूफान का माहौल है, क्या करें आप बताओ। इंदौर से ये क्लास रन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही है ना।
इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो अब ये वाली लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में अपनाया गया है। मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। नोट भी करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, नोट भी करना है आप लोगों को। वेरी गुड अमित, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, सभी वस्तुओं या इस वस्तुओं को बनाने में जो साधन लगाए गए हैं, वस्तुओं या साधनों का क्रय विक्रय, मतलब वस्तु को बनाने के लिए, अब ये तुम्हें पता है उत्पादन के लिए कौन कौन से साधन लगते हैं। हाँ, तो साधन का, सभी वस्तुओं ऑब्लिक साधनों का, सभी वस्तुओं ऑब्लिक साधनों का क्रय विक्रय मुद्रा से आसान हो गया है। मुद्रा से आसान हो गया है ना। मुद्रा की वजह से बहुत आसान हो गया है खरीदना और बेचना। ठीक है, सभी वस्तुओं या साधनों का क्रय विक्रय मुद्रा से आसान हो गया है। अगर मैं बात करता हूं कि कीमत निर्धारण का सिद्धांत किस पर आधारित है, कीमत निर्धारित हम किससे करते हैं, मुद्रा से करते हैं। तो कीमत निर्धारण का सिद्धांत मुद्रा पर आधारित है, मुद्रा पर आधारित है। अभी मैं एक दिन आपको मुद्रा पढ़ाऊंगा, M1 M2 पढ़ाऊंगा, M3 M4 पढ़ाऊंगा, तब आपको मुद्रा और अच्छे से समझ में आएगी, है ना। हाँ, तो कीमत निर्धारण का सिद्धांत मुद्रा पर आधारित है। तो ये मुद्रा ने रूप ले लिया है वस्तु विनिमय का। अब कोई सी भी वस्तु खरीदनी हो या वस्तु बनाने के लिए साधन खरीदने हो, मशीनें खरीदनी हो, मशीनें भी एक साधन है, और उनका क्रय विक्रय जो है वो आसान हो गया है। उनका क्रय विक्रय जो है वो आसान हो गया। थैंक यू सो मच। मैं अपनी भाषा में बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं, है ना, ताकि एग्जाम हॉल, देखो मैडम, आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि हम पढ़ा तो बहुत कुछ सकते हैं, मैं पीपीटी लेकर आऊं और बहुत सारा मैं आपको पढ़ा दूं, लेकिन यार दिक्कत यह है कि एग्जाम हॉल तक चीजें कितनी जा सकती हैं, मैटर ये करता है। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट, जब तक आपकी अप्रोच डेवलप नहीं होगी, है ना, जब तक आपके कॉन्सेप्ट और अप्रोच डेवलप नहीं होगी तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कीमत निर्धारण का सिद्धांत मुद्रा पर आधारित होता है। तो भैया वस्तु विनिमय के स्थान पर अब बात आती है किसकी, विनिमय के बाद आती है बात किसकी, वितरण की। विनिमय के बाद बात आती है किसकी, वितरण की। तो अगर मैं बात करूं कि जो भी साधन यूज हुए हैं, है ना, जो भी साधन यूज हुए हैं, साधनों के बीच आय का वितरण, साधनों के बीच आय का वितरण। अब साधनों के बीच आय का वितरण का मतलब क्या है, तो साधन पहले तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। पूंजी साधन है, हाँ, क्या पूंजी पर ब्याज लगेगा, बिल्कुल लगेगा, तो ये आय है इसकी। भूमि है, हाँ, भूमि का किराया देना पड़ेगा, हाँ देना पड़ेगा। इसके अलावा भूमि हो गई, पूंजी हो गई, इसके अलावा मैंने बोला है श्रम, तो श्रम का हमें पारिश्रमिक देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा, मजदूरी वेजेस देनी पड़ेगी, हाँ, वेतन बोल दूं कोई दिक्कत नहीं, मजदूरी बोल दूं कोई दिक्कत नहीं, इनको बांटना पड़ेगा ना, साधनों में आय का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, साधनों में आय का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, आय का वितरण करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो यही तो वितरण है। अब जैसे मान लो मैंने समोसा 10 रुपए का बेचा था, समोसा 10 रुपए का बेचा था, बनाने में कच्चा माल लगाया मैंने, उसको बनाने में कच्चा माल, मैदा खरीदा, कच्चा माल का मतलब क्या है, सुनना मेरी बात, मैंने समोसा बनाने में मैदा यूज हुआ है, मेरा तेल यूज हुआ है, आलू यूज हुआ है और मसाला यूज हुआ है। ये इतना अगर मैं देखता हूं तो ये मुझे 5 रुपए का एक समोसा पड़ता है, इतना मेरा खर्चा हुआ, 5 रुपए लग गया। अब जब मैंने पारिश्रमिक दिया समोसा बनाने वाले कारीगर को, मैंने भूमि का किराया दिया,
मैंने पूंजी का ब्याज दिया, अपने पिताजी से ब्याज के लिए लिया था, सैंडविच की दुकान खोली थी, 1 लाख रुपए उन्होंने दिया था। मैंने उनको 10,000 रुपए महीना रेंट भी दिया है। मैंने उनको 1,000 रुपए पर महीने ब्याज भी दिया 1 लाख रुपए का। तो जब मैंने ये सब अपने खर्चे जोड़े तब मैंने 3 रुपए और खर्चा कर दिया। तो ये समोसा मुझे कितने का पड़ गया? 8 रुपए का। और मैं बेच कितने का रहा हूं? 10 रुपए का। मतलब मेरा शुद्ध लाभ कितना निकल कर आया, बताओ जरा। तो तुम बोलोगे सर हमारा जो शुद्ध लाभ निकल कर आया वो 2 रुपए निकल कर आया। जो हमारा शुद्ध लाभ निकल कर आया वो 2 रुपए निकल कर आया। समोसा 10 रुपए का नहीं बना था। समोसा में मैदा, तेल, आलू और मसाले की कीमत 5 रुपए थी। इसके बाद जब मैंने पूंजी पर ब्याज दिया, जब मैंने भूमि का किराया दिया, जब मैंने श्रम का पारिश्रमिक दिया, तब मेरा 3 रुपया और खर्चा हो गया। तो 5 और 3 8 रुपए मेरे टोटल खर्चा हुए। एक समोसा बेचने पर मुझे 2 रुपए का लाभ हुआ। यही मेरा शुद्ध लाभ कहलाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, साधनों के बीच में आय का वितरण होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब साधनों के बीच में आय का वितरण ही डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। तो कच्चा माल लगा था 5 रुपए का और 3 रुपए हमारे और खर्चे थे। इसके बाद 2 रुपए का हमने फायदा कमाते हुए उस समोसे को बेच दिया है। तो लाभ का निर्धारण ये सब तुम क्यों कर रहे हो? ताकि लाभ का निर्धारण कर सको, है ना। यहां पर तुम क्या कर रहे हो? लाभ का निर्धारण कर रहे हो। और मैंने बोला है कि 5 रुपए कच्चा माल, 3 रुपए ये। अब यहां पर हमें पता चल गया कि लाभ कितना हो रहा है? 10 रुपए, क्योंकि समोसा कितने का बिक रहा है? समोसा की बिक्री 10 रुपए है। 10 रुपए प्रति समोसा, 10 रुपए, है ना। प्रति समोसा कितने का बिक रहा है? प्रति समोसा 10 रुपए का बिक रहा है और इसमें 2 रुपए का तुम्हें लाभ हो रहा है। तुमने अपना लाभ निकाल लिया है, लाभ का निर्धारण कर लिया है ना। इतनी बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक सवाल है, आप मुझे बताना। मैंने बोला विभिन्न साधनों का सामूहिक प्रयास के पश्चात परिणाम क्या कहलाता है? कमेंट करके बताओ। 5 ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से सोच समझकर जवाब देना। ध्यान से सोच समझकर जवाब देना। आपके पास एक ऑप्शन है उपभोग, एक है उत्पादन, एक है वितरण और एक है विनिमय। विभिन्न साधनों का सामूहिक प्रयास है। बहुत सारे साधन हैं और उन्होंने सामूहिक रूप से प्रयास किया है। उसके बाद तुम्हें परिणाम निकल कर आया है तुम्हारे पास, वो क्या कहलाएगा? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे साधन यूज हुए हैं, भूमि भी, पूंजी भी। भूमि भी यूज हुई है, पूंजी भी यूज हुई है ना। और इसके अलावा श्रम भी यूज हुआ है और उन सब ने मिलकर काम किया है। और मिलकर काम करने के पश्चात एक परिणाम निकल कर आया है, एक रिजल्ट निकल कर आया है। उस रिजल्ट को क्या बोलोगे? उपभोग बोलोगे, उत्पादन बोलोगे, विनिमय बोलोगे या वितरण बोलोगे? हो सकता मैं पहले का पूछ रहा हूं आपसे, वितरण ना हो, विनिमय ना हो, या फिर मान लो उत्पादन हो, या फिर उपभोग हो, या उपभोग ना हो। इसका सही जवाब होगा उत्पादन। इसका सही जवाब होगा उत्पादन। ये तुम्हें सोचना चाहिए था कि जब विभिन्न साधन होंगे, मतलब पूंजी भी है, श्रम भी है ना। यस, अमित ने अब सही जवाब दिया, उत्पादन, है ना। तो अब ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न साधन ने एक साथ प्रयास किया है, उसके बाद हमें समोसा निकल कर आया है ना। अगर मान लो मैदा, तेल, आलू, मसाले ये सब ना होते, अगर ये सब सामूहिक रूप से प्रयास ना करते, उसमें कारीगर ना लगता, उसमें प्लेट धोने वाला कर्मचारी ना होता, तो क्या समोसा बिकता? नहीं बिकता। तो इन सब का ही तो परिणाम है समोसा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इससे क्या होगा, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो राष्ट्रीय आय क्या है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, मतलब वितरण का मतलब ये हमें क्यों निकालना है?
ताकि हमें यह पता चले कि भैया जब तुमने पारिश्रमिक दिया, जब तुमने किराया दिया, जब तुमने ब्याज दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों को लाभ हुआ होगा। जिसने लैंडलॉर्ड जो है, मकान मालिक जो है, उसको किराया मिला, बैंक को उसका ब्याज मिला, मतलब सब फायदे में चल रही। तुम्हारी खुद की इनकम 2 रुपए एक समोसा की है, तुम हजारों समोसे दिन में बेचते हो, तो इससे नेशनल इनकम को ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल ज्ञात किया जा सकता है, जीडीपी काउंट की जा सकती है। हाँ, तो इससे हमें यह पता चलता है राष्ट्रीय आय क्या है। डिटेल में पढ़ेंगे इसको। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, राष्ट्र की आय पता चलती है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है यह पता चलता है। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, क्या उपभोग विधि से, क्या व्यय विधि से, क्या उत्पाद विधि से, ये सब फिर से एक बार काम आएगा। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना पढ़ेंगे तब हम वहां पर 3 विधियां देखेंगे, एक तो उत्पाद विधि, एक व्यय विधि और एक आपका उपभोग विधि। तो ये 3 विधियां देखनी पड़ेंगी। तो इससे हमें राष्ट्रीय आय क्या है इसके बारे में पता चलता है, इससे हमें राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है इस संबंध में भी पता चलता है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको वितरण भी अच्छे से समझा दिया होगा। जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तब आप अनुच्छेद 38 पढ़ते हो, और अनुच्छेद 38 में आप देखते हो कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यह राज्य का उद्देश्य होता है। राज्य का मतलब एक बाउंड्री होगी, एक शासन व्यवस्था होगी, जनता होगी, इसी को तो राज्य बोला जाता है ना। जब आप अनुच्छेद 13 खोलकर देखते हो तब आपको उसमें राज्य की परिभाषा मिलती है, और अनुच्छेद 38 में लिखा है कि राज्य क्या करेगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, पब्लिक वेलफेयर पर काम करेगा। और पब्लिक वेलफेयर क्या है कि जब मैं रोड पर चलूं तब अच्छी पक्की सड़कें होना चाहिए, सीसी रोड होना चाहिए, रोड में आपका स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, हाईवेज में हमें टॉयलेट्स की सुविधा होनी चाहिए, हाईवेज में हमें आरओ वाटर की सुविधा होनी चाहिए। यही सब तो क्या है, रेलवे की कनेक्टिविटी गांवों तक होनी चाहिए, है ना। और गांवों की सड़कों को शहरों की सड़कों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ग्रामीण सड़कों को 12 सड़कों से जोड़ना, और ऐसे गांव जहां पर 500 की आबादी होती है। तो यहां पर अंतिम उद्देश्य क्या होता है, तो राज्य का उद्देश्य होता है या राज्य का लक्ष्य होता है, अब जब पैसा आएगा, मैंने जो 2 रुपए समोसे से कमाए हैं, ऐसे मैंने दिन में हजारों समोसे बेचे हैं, महीने का मैं खूब कमा रहा हूं, तो मुझे जीएसटी, इनकम टैक्स, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं, ये सरकार को देना पड़ेंगे। और सरकार उन्हीं टैक्स के पैसे से गरीबों को राशन बांटेगी, गरीबों को केरोसिन बांटेगी, और हमारे लोक कल्याण पर वो पैसा खर्च करेगी, हाईवेज बनवाएगी। आज सेना है ना, विपरीत परिस्थितियां हैं देश की, तो वो पैसा हमारे सेना के जवानों में, उनकी रसद सामग्री में, उनके हथियार खरीदने में वो पैसा यूज होगा। इसलिए टैक्स देना चाहिए अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तो राज्य का लक्ष्य क्या है, तो राज्य का लक्ष्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य का लक्ष्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य मैंने आपको बता दिया है कि अच्छी सड़कें होनी चाहिए। जब भी हम हॉस्पिटल में जाएं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें यह ना सोचना पड़े कि यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, यहां पर अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपका वितरण वाला कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय आय निकाल लेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना कर लेंगे, तभी हम राष्ट्रीय आय का न्यायोचित वितरण कर पाएंगे। हमें राष्ट्रीय आय का न्यायोचित वितरण भी करना है। ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का न्याय संगत वितरण कर सकें। हमें पता होना चाहिए कि कितनी हमारी बीपीएल परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, और उन्हें हमें जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, हमें उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना है। तो राष्ट्रीय आय का क्या होना चाहिए, न्यायोचित वितरण होना चाहिए, न्याय उचित वितरण होना चाहिए।
है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको वितरण में पढ़ाई हैं। अगला लास्ट है आपका राजस्व और विषय सामग्री समाप्त होती है यहाँ पर। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है वो कैसा है। तो राजस्व में सार्वजनिक आय है, सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक आय। अब ये टैक्सेशन वाले टॉपिक में पढ़ोगे, पैसा कहां से आता है, अभी जो टैक्स वगैरह तुमने पढ़े हैं। सार्वजनिक आय टैक्स से आता है, हाँ। चालान से आता है, हाँ। फीस वसूलते हो, हाँ। शुल्क वसूलते हो, हाँ, है ना। टैक्स जमा करते हो, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। सिग्नल पार कर देते हो, रेड सिग्नल पर रेड सिग्नल पर जो है चौराहा क्रॉस करते हो। फीस भरते हो, रेलवे में जाते हो, हाँ सर। स्लीपर का अलग लगता है, थर्ड टियर एसी का अलग लगता है, सेकेंड टियर एसी का अलग लगता है, फर्स्ट टियर एसी का अलग लगता है ना। तो यहां पर आप लोग फीस दे रहे होते हो। शुल्क, जब आपसे कस्टम्स ड्यूटी वसूली जाती है ना। या मैं बात करूं, जब भी आयात निर्यात होता है तो आपका आयात शुल्क लगता है, आपका निर्यात शुल्क लगता है। कस्टम एक्साइज सुना होगा आपने। तो आप लोगों को यहाँ पर ड्यूटीज देनी पड़ती हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये सार्वजनिक आय के स्रोत बता दिए मैंने ये सारे। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा। जब भैया घाटा हो जाता है, आय से ज्यादा खर्च हो जाता है, और जब आय से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय, सब्सिडी दे रहे हो, लाडली बहना पर खूब पैसा बांट रहे हो, है ना। उज्ज्वला योजना में महिलाओं को फ्री में गैस टंकी कनेक्शन दे रहे हो। तो ये सब एक एग्जाम्पल के तौर पर केवल बताया सार्वजनिक व्यय में, ठीक है। सार्वजनिक व्यय में इसके अलावा क्या तुम्हें घाटा हो सकता है, हाँ। तो सार्वजनिक रूप से हम ऋण भी ले सकते हैं। और ऋण तुम किससे ले सकते हो, IMF से ले लो, वर्ल्ड बैंक से ले लो, वर्ल्ड बैंक से ले लो। इसके अलावा आसियान डेवलपमेंट बैंक से ले लो, अमेरिका जैसे अन्य विकसित देशों से भी ले सकते हो। तो सार्वजनिक ऋण भी ले सकते हो आप लोग। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा घाटा, है ना, घाटे की वित्त व्यवस्था भी हो सकती है, घाटे की वित्त व्यवस्था भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें, घाटे की वित्त व्यवस्था। फिर हीनार्थ प्रबंधन करना पड़ता है। जब क्या हो, व्यय अधिक हो और आय कम हो। जब व्यय अधिक हो, आय कम हो, तब होती है घाटे की वित्त व्यवस्था। इसे हम राजस्व बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आज केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पहला तत्व पढ़ाया है, और उसका नाम था अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। उसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का ख्याल रखिए।